दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस अर्थात बच्चे याद रखिएगा, है ना। साइंस अर्थात हम क्या कह सकते हैं तो फिजिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया और क्या हो गया तो बायोलॉजी हो गया। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, है ना, 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है बार बार उसी क्वेश्चन को पूछ देता है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चा जी, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए, क्योंकि 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं वैसा ही क्वेश्चन को चुन चुन करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं ध्यान से बच्चा जी, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया 2011 में। पहला क्वेश्चन जो साइंस से पूछा गया था बच्चा जी याद रखिएगा, वह हीलियम कैसा तत्व, क्वेश्चन पूछा था कि हीलियम कैसा तत्व है। बच्चे याद रखिएगा, हीलियम जो होता है वह अक्रिय गैस है। कौन है तो बच्चे याद रखिएगा, तो अक्रिय तत्व होता है। हीलियम कौन सा तत्व होता है तो अक्रिय तत्व होता है। जो क्वेश्चन का तो 2011 में पूछा गया है। देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से कि जल में, बच्चे याद रखिएगा कि जल में हाइड्रोजन, जल में जो हाइड्रोजन जो होते हैं, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है बच्चे याद कर लीजिएगा कितना होता है तो 2:1 होता है। बच्चे जी याद रखिएगा, पहले हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद होना चाहिए। अगर इस तरह का अनुपात पूछ रहा है तो समझ जाइए कितना अनुपात होगा तो 2:1 होंगे। ठीक है, कितना होंगे तो 2:1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यानी कि जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें कितने आवर्त होते हैं बच्चे याद रखिएगा, उसमें आवर्त जो होते हैं टोटल कितने होते हैं तो 7 होते हैं। अगर वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग कितने होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो 18 वर्ग होते हैं। मगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है तो आवर्त कितने होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, 7 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि सिलिका क्या है। तो सिलिका बच्चे याद रखिएगा, सिलिका जो है ना यह एक उपधातु है। सिलिका क्या है तो यह एक उपधातु होता है। बच्चे याद रखिएगा सिलिका क्या है तो यह एक उपधातु है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि -OH जो है का क्रियाशील मूलक कौन है। तो बच्चे याद रखिएगा, कोई भी मतलब ग्रुप में अगर OH जुड़ जाता है, ठीक है, कोई भी अगर रेडिकल कोई भी हो ग्रुप में अगर OH जुड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वह कौन सा ग्रुप का होगा तो बच्चे याद रखिएगा वह हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का तो एल्कोहल ग्रुप का। मैं फिर से बता दूं कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वह 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और दावे के मैं साथ कहता हूं कि इसमें से क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे। इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो कॉपी कलम निकालिए और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बच्चे याद रखिएगा, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है ना वह किसके कारण होता है तो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या होता है हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं क्या छोड़ते हैं तो याद रखिएगा ऑक्सीजन छोड़ लेते हैं और CO2 क्या कर लेते हैं पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि CO2 क्या होता है तो गर्म होता है और O2 क्या होता है तो ठंडापन होता है। ठीक है, यानी गर्म कौन ले लिया तो पेड़ पौधा और CO2 क्या कर दिया तो पेड़ पौधा छोड़ दिया। इस कारण क्या होता है अर्थात इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चा जी कि पौधों में श्वसन क्रिया, बच्चे ध्यान दीजिएगा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत यानी कि ATP है ना, ये ATP के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चा देखिए ध्यान से कैसे कैसा क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर जो है दिमाग लगाकर क्वेश्चन को देता है। ठीक है, यानी कि ADP जो है उसको टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो याद रखिएगा वो ऊर्जा होता है 305, कितना तो 305 है ना के जूल, है ना, पर क्या होता है तो मोल। ठीक है, याद रखिएगा कितना तो बच्चा जी 305 है ना के जूल पर मोल होता है। यानी याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बच्चे याद रखिएगा मानव हृदय में जो होते हैं वो कितने कोष्ठ होते हैं तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि है ना मछली में कितने कोष्ठ होते हैं, है ना, अगर आपसे पूछ दे कि है ना मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं, अगर आप इसका आंसर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में है ना जरूर इसका जवाब दीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है 9 में। 9 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से बच्चा जी कि मानव हृदय का औसत प्रकुशन दाब कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा
कि मानव हृदय का औसत प्रकुषण मान जो होता है वह कितना होता है, तो 120 होता है। ठीक है, 120 mm क्या होता है, तो Hg होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 120 mm है ना पर Hg होगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है 10 नंबर कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। बस याद रखिएगा, है ना, कोई भी प्लांट अगर होगा, ठीक है, तो उसमें बाष्पोत्सर्जन जो होगा कहाँ होगा, तो उसका एक होता है लीफ, क्या होता है, तो लीफ यानी कि पत्ती होता है बच्चा। ठीक है, इसी पत्ती में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि पत्ती में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, याद रखिएगा, तो रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, पत्ती जो है अपना बाष्पोत्सर्जन क्रिया, है ना, करते रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं तो किसमें, तो पत्ती में, है ना, पत्ती में जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधे में। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है कि कृत्रिम, ये कृत्रिम वृक्क जो बच्चे याद रखेगा, है ना, कहता है कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है। बस याद रखेगा वो किसके द्वारा, तो अपवहन, तो नाइट्रोजन, किसी भी देखिए तो नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है 12, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। 12 नंबर क्या कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। बच्चे याद रखिएगा, हाइड्रा में जो प्रजनन जो होता है ना वह किस विधि से होता है, तो देखिए ध्यान से, हाइड्रा में जो प्रजनन है तो बच्चे याद रखेगा वह किस विधि से होता है, तो बच्चे याद रखेगा वह है ना, मुकुलन। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो वह कौन सा विधि है, तो मुकुलन विधि है, यानी इसी विधि के द्वारा क्या होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन 13 में क्या कहता है कि किस माध्यम के अपवर्तनांक जो है वह का मान होता है। बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर अगर म्यू बराबर की बात करें तो क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। यही क्या कहलाता है बच्चे याद रखिएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसनेल का नियम। क्या बोलते हैं, तो एसनेल का नियम क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या कहा, क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान से, और सारा का सारा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, जो सारा क्वेश्चन को छांट करके लेकर के आया हूँ, और इस टाइप्स को आपको मैं पूरा 2011, है ना, 2000 फिर क्या, तो 12, फिर 2000 कितना, तो 13, फिर 2015, यानी इस तरीके से मैं सारा क्वेश्चन को छांट करके लेकर रखा हूँ, और सारा का सारा वीडियो मैं क्या करूंगा, तो आपको अपलोड करूंगा, है ना, बना बना कर। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना होगा, पूरा का पूरा ध्यान में दे करके इसको याद कर लेना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन क्या पूछा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। बच्चे याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में जो होता है ना वह किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, तो है ना, बड़ा बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो काल्पनिक बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, तो है ना, काल्पनिक बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, तो बड़ा बनाता है। ठीक है, इसीलिए दाढ़ी बनाने में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कहा था, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि एक स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव सबसे अधिक होता है। यानी सबसे अधिक झुकाव जो होता है बच्चे याद रखिएगा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। यानी सबसे अधिक झुकाव, है ना, अधिक झुकाव जो होगा वह किसका होगा, तो बैगनी का। अगर बोल दिया जाए कम झुकाव किसका होगा, तो बोलिएगा तो है ना, लाल का। सबसे कम झुकाव किसका होगा, तो लाल का होगा, है ना। यानी इस तरीके से इसका करेक्टर से क्या हो जाएगा, तो बैगनी ही होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि विद्युत फ्यूज, है ना, देखिए ध्यान से बच्चा जी, कि विद्युत फ्यूज जो है, 16 का था विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बच्चे याद रखिएगा, ये विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, तो बच्चे याद रखिएगा, तो उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, यह विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के इस प्रभाव, यानी कौन सा प्रभाव, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला, है ना, क्या, तो 17, 17 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, कोई भी कुंडली है उसका अगर मान लें कि रेजिस्टेंस अगर हम ज्ञात करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा, है ना, V बराबर क्या होता है, तो री। याद हुआ, V बराबर क्या होता है, तो री। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, तो R को हम इधर ही छोड़ देंगे, V बटा क्या होगा, तो I होगा। V बटा क्या होगा, तो I होगा, बराबर क्या होगा, तो R होगा। यानी कि यही फार्मूला आपका हो गया किसका, तो रेजिस्टेंस का। ठीक है, यानी कि V से क्या, तो बच्चे याद रखेगा V से होता है वोल्ट होता है, I से क्या हो गया, तो यहाँ पर बोलिएगा धारा, क्या हो गया, तो
तो V से वोल्ट हो गया और I से क्या हो गया तो धारा हो गया, यानी कि R बराबर V बटा क्या होगा तो I होगा। तो वही यहाँ पर पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका यही आपका आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि डायनमो के किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। डायनमो से जो है बच्चा जी, है ना, किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा डायनमो से ना हम लोग क्या तो डीसी भी और एसी मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, है ना, जिसको बोलते हैं डिस्ट धारा, इसको क्या बोलेंगे तो डिस्ट धारा, इसको क्या बोलेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि दोनों प्रकार की धारा जो है वो किससे तो डायनमो से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि एसी और डीसी दोनों। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। बस बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर जो होते हैं ना वह किस प्रकार के जल में रहते हैं, बोलिएगा साफ सुथरा जल होते हैं ना उसी में क्या मतलब ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो साफ जल में, क्या हो जाएंगे बच्चा जी तो साफ जल में। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला क्या बता रहा है 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बोलिएगा नाभिकीय संलयन। क्या होता है तो नाभिकीय संलयन, इस पर विस्फोटक कराया जाता है तब यह टूट करके एक ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है बायोगैस, है ना, ये जो स्रोत जो होता है वो है ही नहीं, टोटल है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चा जी, यहाँ पर टोटल जो है मैंने कितने तो याद रखिए टोटल कितने तो 20 मतलब यहाँ पर क्या किए तो ये क्वेश्चन को बताया है जो 2011 में पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन साइंस से है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा अगले वीडियो में 2012 से जो भी क्वेश्चन VVI होंगे वो उसको मैं लेकर के आऊँगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चा जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।